पार्ट 14 में आपने देखा था कि मनीषा को महल में देखकर परिवार के सभी सदस्य बहुत चिंतित थे और वो महल के बाहर आकर विक्रम का इंतजार करने लगे थे। अब आगे विक्रम जब महल पहुंचता है तो पूरा परिवार को बाहर देखकर चौंक जाता है और बड़े हुकुम सा तो विक्रम को खा जाने नज़र से घूर रहे थे। विक्रम जैसे ही परिवार वालों के पास पहुंचता है तो सभी एक साथ कह उठते हैं, मनीषा कहाँ है। इस पर विक्रम का दिमाग तो एक पल के लिए ब्लैक हो जाता है। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो अपने घर वालों को क्या जवाब दे। तो वापस से बड़े हुकुम साहब अपने कड़क आवाज़ में पूछते हैं, बिंदनी कहाँ है। तो विक्रम चुपचाप अपने गर्दन झुकाए खड़े रहता है। जितने में एक पुलिस वाला आता है और बड़े हुकुम साहब कहता है और एक थैली बड़े हुकुम साहब को पकड़ा देता है। तो बड़े हुकुम साहब आश्चर्य से पूछते हैं, इस थैली में क्या है। तब वो पुलिस वाला कहता है, आप खुद खोल कर देख लीजिए। तो फिर वो बड़े हुकुम साहब कहते हैं, ये थैली आपको किसने दी है। तो वो पुलिस वाला छोटी रानीसा ने भेजा है कहता है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं और बड़े हुकुम साहब छोटी रानीसा करके अचंभित होते हैं। फिर वो हड़बड़ी में उस पुलिस वाले को पूछते हैं, कहाँ है मेरी बिन्नी, कहाँ गई है वो, आपको कहाँ मिली। ऐसे एक के ऊपर एक सवाल करता जाता है। तो पुलिस वाला मायूस होते हुए विक्रम ने जो मनीषा के साथ बर्ताव किया था वह सब घटना बड़े हुकुम साहब के बता देता है। घर के सभी सदस्य वहाँ पर ही मौजूद थे और वह भी इस घटना का विवरण सुनते सुनते हैं तो सभी हक्का बक्का रहते हैं। सभी की आंखें नम हो जाती है। बड़े हुकुम साहब की आंखों में पानी भर आता है और उनका शरीर एकदम से कांपने लगता है। वह कांपते हुए हाथों के साथ विक्रम के सामने जाते हैं और सामने जाते ही विक्रम के गाल पर जोरदार एक थप्पड़ जड़ देते हैं और फिर विक्रम का कॉलर खींचकर उसको पूछते हुए कहते हैं, क्यों किया तूने विक्रम, क्यों किया विक्रम। थोड़ी देर तक तो विक्रम चुपचाप रहता है, फिर धीरे से कहता है, वो हुकुम सा मुँह अशा छोरी ने मेरी ज़िंदगी में नहीं रख सकूँ। तो इस पर बड़े हुकुम सा आंखों में आंसू भरे ही आश्चर्य से विक्रम की ओर देखकर पूछते हैं, अशा छोरी ने विक्रम, तो बिन्नी को कैसी लड़की मान रहा है। तो विक्रम और धीरे से कहता है, वो बापू सा मनीषा तुम्हारे लायक ही कोई नहीं थी। वो तो एक नंबर की बचलन ही बचलन। बचलन नाम सुनते ही बड़े हुकुम साहब को पारा चढ़ जाता है और उनका हाथ उठकर सीधा विक्रम के गाल पर जा पड़ता है। इतना जोरदार विक्रम की गाल पर तमाचा पड़ता है कि घर के सभी सदस्य उनकी तरफ अवाक से देखते रहते और फिर बड़े हुकुम साहब गुर्राते हुए कहते, तू मेरे बिंदे को बचलन बोल रहा है। ये बोलने के पहले तूने जरा सोचा भी नहीं, सोचा उसके बारे में। ऐसे हुकुम साहब कह ही रहे थे कि विक्रम वापिस से तपक से कह देता है, हाँ वह बचलन ही बचलन। तो बड़े हुकुम साहब विक्रम के ऐसे कहने पर आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसकी तरफ घूरते हुए पूछने लगते, क्या सबूत है तेरे पास कि वो बचलन थी। बड़ी हुकुम रानी साहब भी विक्रम के ऐसे कृत्य पर लाचार नजरों से देखती रहती है। फिर विक्रम भी आंखों में आंसू लाते हुए बड़े हुकुम साहब की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ बाबू साहब, मनीषा बच्चलन ही, वो साहिल वो चुपके से बातें करती रहती है। तो बड़े हुकुम साहब विक्रम पर चिल्लाते हुए कहते हैं, खामोश विक्रम खामोश, तो ये झूठा लांछन न लगाया कर मेरी बिंदी पर। तो आगे विक्रम रोते हुए कहता है, वो झूठा लांछन कोई नहीं लगाई रू, वने मो कतरीदार में साहिल बातें करता करता पकड़ ली दो और साहिल वनडे बातें मोबाइल भी खरीदने दी दो। वो मैंने भी तो कह सकती थी मोबाइल बातें। ऐसे कहकर विक्रम चुप हो जाता है। बड़े हुकुम सा रोते हुए अपना सर पकड़ते हुए आसमान की ओर देखकर कहते हैं, ये मेरा ठाकुर, इसके दिमाग में बुद्धि नाम की चीज़ है या नहीं, इसके दिमाग में भूसा भर रखा है, भूसा। पुलिस चौकी। इधर रंजना आंसू बहा बहा कर खामोश हो गई थी। उसको एसपी साहिल की चिंता हो रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि क्या पता साहिल ठीक भी है या नहीं, उनको ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना। तभी अचानक एसपी साहिल को उसके कैबिन में हाजिर होता देख रंजना को थोड़ा सुकून मिलता है और वो एसपी साहिल को थोड़ी देर तक एकटक देखती रहती है। साहिल को थोड़ी देर बाद एहसास हो जाता है कि उसे कोई घूर रहा है। तो वह अपनी नज़रें उठाकर सामने देखता है जहाँ रंजना उसे निहारती नजर आती है और एसपी साहिल के ऐसे एकदम से नज़रें ऊपर करने से वो अपनी नज़र को एकदम से हटा देती है। ये देखकर एसपी साहिल को हंसी आ जाती है और वह तिरछी स्माइल देकर अपने शायराना अंदाज में कहता है, ये ज़माने तुझे मुझसे एतबार भी बहुत है और प्यार भी बहुत है, तो तू मुझे ये कहने से और जताने से डरता क्यों है। विक्रम के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रंजना समझ जाती है कि साहिल मुझ पर ही तंज कस रहा है करके। तो फिर वो कस्टडी के दूसरी ओर मुड़ जाती है। तो साहिल उसके पास कस्टडी के बाहर ही खड़ा होकर कहता है, रंजना तो क्या सोचा है, अब आप मुझे सच बताओगी या फिर तुम्हें यूँ पूरे दिन मेरे सामने ही रहना अच्छा लगने लगा है, इसलिए तुम सच्चाई ना बताकर मेरे सामने इस कस्टडी में रहना पसंद कर रही हो ताकि तुम मुझे दिन भर निहार सको। विक्रम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रंजना साहिल पर छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर करके और आंखों को मिचकाते हुए गुस्सा करने लग जाती है और अपने पैर
पटकते हुए अपनी जगह पर जाकर लेट जाती है। तो साहिल भी ठीक है तेरी मर्जी करके अपने काम में व्यस्त हो जाता है। मुंबई शहर में मनीषा की माँ मनीषा के पसंद का रोज़ खाना नाश्ता बना बना कर मनीषा को खिलाती है। मनीषा भी अपनी माँ के बने हुए खाने को बड़ी चाव से खाती है। पर मनीषा की माँ मनीषा को थोड़ी बदली बदली सी महसूस करती है। मनीषा चाय नाश्ते के लिए या खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। इसी समय अपने माँ बाबू जी के साथ बातें करती है और अपनी फीकी मुस्कान बिखेरती रहती है। मनीषा के बाबूजी को मनीषा को कुछ तो समस्या है, ये समझ जाते हैं और वो ये भी समझते हैं वह सिर्फ हंसने का सामने नाटक कर रही है। मनीषा बाकी पूरा वक्त अकेले कमरे में बैठकर खामोशी से बिताती है। महल बड़े हुकुम साहब अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं, विक्रम, यदि तुम्हें मोबाइल की ही प्रॉब्लम थी और यदि तुम्हें मनीषा के ऊपर कोई शक हो रहा था तो तुम मुझे इस बारे में बात कर लेता। तो विक्रम भी बड़े हुकुम साहब को कहता है, कई बात कर लेते बाबू साहब। बड़े हुकुम साहब अपने गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं, देख विक्रम, तू आज जिंदा है तो सिर्फ साहिल के कारण और बिन्नी के कारण। ये शब्द सुनकर सभी घर के सदस्य और विक्रम बड़े हुकुम साहब की तरफ अवाक से देखते रहते हैं। तभी अचानक बड़ी रानीसा घबराते हुए पूछने लगती है, कैसे बड़े हुकुम साहब, विक्रम को क्या होने वाला था? तो बड़े हुकुम साहब, बड़े हुकुम रानीसा, तुम घबराओ मत, अभी विक्रम को कोई डर नहीं है, अब वह सुरक्षित है। और वह सुरक्षित सिर्फ हमारी बिन्नी की वजह से है। यदि बिन्नी अपनी दिन रात खराब करके उस कायर को नहीं पकड़ती तो विक्रम हो सकता था वो हमारे बीच नहीं होता। और वह सब हो पाया है इस मोबाइल की वजह से। विक्रम को बड़े हुकुम साहब के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य होने लगता है। तो आश्चर्य से कहता है, मतलब बाबू साहब आपने सब यो पतो हो और आप मैंने बताया भी कोई नहीं? तो बड़े हुकुम साहब शांति से जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे पता था कि साहिल ने उसे मोबाइल दिया था, जो और हम तीनों मिलकर तेरी सुरक्षा के लिए ही काम कर रहे थे। और यदि तुझे पहले बता देते तो तू बिन्नी पर यकीन नहीं करता और वह चीज़ पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाती। इसलिए तुझे यह तब तक छुपाया गया था। पर तूने बिन्नी को घर से निकालने से पहले एक बार भी हमसे नहीं पूछा, हमसे राय ली? अरे तेरी शादी में करके लाया था तो मुझे पता है वह लड़की कैसी है, और ऐसे वैसे लड़की को मैं तेरे गले बांधता क्या? और तूने खुद से ही इतना बड़ा फैसला कर लिया? ये बात सुनते ही विक्रम फक फक कर रोने लगा और बड़े हुकुम साहब के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, बापू साहब मैंने माफ़ करी दो, मारो बहुत बड़ी भूल हो गई है। यूं मुँह थारे मारे हाथ कई कि दो मुँह वन्नी बावड़ी पर झूठे इल्ज़ाम लगायो। वो मैंने कह रही थी कि विक्रम ऐसी कोई बात नहीं, वो मैंने सफाई दे रही पर मुँह वंडी एक बात ना सुनी मारे गुस्सारे आगे। ये बोलकर विक्रम जोर जोर से रोने लगा। फिर अचानक मनीषा ने जो मंगलसूत्र और चिट्ठी भेजी थी उसको उसके जहन में जिक्र आया तो वो बड़े हुकुम साहब के पास जाकर उनके हाथ में रखा मंगलसूत्र को लेकर उसे निहारने लगा। फिर उसने बड़े हुकुम साहब के हाथ में से चिट्ठी ली और उस चिट्ठी को लेकर उसने खोलकर पढ़ने लगा। चिट्ठी में कुछ यूँ लिखा था, विक्रम, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें सुधारने की। इस परिवार को मैंने अपना परिवार समझा था। एक अच्छी बहू बनने की मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। और तो और तुमने मेरे ऊपर झूठे लांछन लगाकर मुझे बेइज्जत घर से निकाला। मैं इस समय वो कभी नहीं भूल सकती हूँ। विक्रम, अब मैं तो आपकी ज़िंदगी से चली गई, अब आप जी लो अपनी ज़िंदगी जैसी आपको जीनी थी। ये चिट्ठी पढ़कर विक्रम अपने घुटने के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसे ऐसा रोता देख छोटी रानी ने उसके हाथ से वो चिट्ठी ली और उन्होंने भी उस चिट्ठी को पढ़ा और उनकी भी आंखें नम हो गई। ऐसे एक एक कर सभी ने उस चिट्ठी को पढ़ा और सबके आंखें नम हो चुकी थी। तभी बड़े हुकुम साहब कहने लगे, यदि विक्रम तुम्हें वास्तव में इस चीज़ का पछतावा या दुख है तो बिन्नी को वापस ले आ। इसे बोलते ही समुद्र भी बोल पड़ा, हाँ भाई साहब, आप भाभी साहब को प्लीज़ जल्द से जल्द ले आओ, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ भाभी साहब को। फिर बाकी सभी कहने लगे कि मनीषा को ले आओ। सबके ऐसे कहने पर विक्रम ने अपने आंसू साफ किए और अपने आप से कहने लगा, बाहुड़ी थाने तो मैं पाचा मारी ज़िंदगी में ले आऊँगा, वनडे बातें मैंने जो करना पड़ी वो मुँह करवाने तैयार सो। फिर उसके दिमाग में एकदम से आया, फिर मनीषा रहती कहाँ है? फिर वह एकदम से उठकर अपने बड़े हुकुम साहब की तरफ देखकर कहने लगा, पर बाबू साहब मनीषा जोधपुर में ही रहे मैंने। तो बड़े हुकुम साहब भी बोले, हाँ जोधपुर में ही रहती होगी, क्योंकि वहीं से तो हम उसे ब्याह कर लाए थे। तो इतने में ही किसी की तालियां बजाने की आवाज़ आई तो सभी ने उस ओर अपनी नज़रें घुमाई तो पता चला एसपी साहिल था। एसपी साहिल विक्रम के पास आकर कहने लगा, वाह छोटे हुकुम साहब वाह, साल भर शादी को हो गया पर आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी बीवी रहती कहाँ है।
तो फिर क्या जानते होंगे आप उनके बारे में, क्या समझा होगा आपने उन्हें। तो इस पर विक्रम साहिल के पास जाकर नम आवाज़ में कहता है, साहिल प्लीज़ मैंने बता दे मनीषा कटे रहे। तो इस पर साहिल हंसते हुए बोला, मैं और मनीषा का पता कभी नहीं दूंगा। मैंने देखा है आपने उन्हें कितना टॉर्चर किया, कितना उन पर अत्याचार किया है, और मैं उनको आपका एड्रेस दूँ? नो नेवर। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि वो वापस इस दलदल में फंसे और उनकी ज़िंदगी नरक बन जाए। इस पर विक्रम वापस से कहता है, साहिल प्लीज़ मारो, बहुत बड़ी भूल बेगी है, मैंने माफ़ कर दे, मैं दोबारा ऐसी गलती ना करूँ, पर एक बार प्लीज़ मैंने उन्हें बावड़ी रो पतो दे। तो साहिल कहता है, देखिए विक्रम साहब, मैं आपको कह चुका हूँ, मैं उनका एड्रेस आपको नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। और वह आगे कहने लग जाता है कि उनकी जगह कोई ऐसी वैसी पढ़ी लिखी लड़की होती ना, तो वो कब की ये महल छोड़कर भाग चुकी होती, पर वह ऐसी नहीं है। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वह कभी अपने जिम्मेदारों से नहीं भागती। साहिल विक्रम के और नज़दीक गया और कहने लगा, पता है आपको, उन्होंने MSc इन फैशन डिजाइन में उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। इसके साथ साथ वो फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलती है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला है। इतना टैलेंट और हुनर होने के बावजूद वो आपके इशारों पर नाचती थी, और आप लोग, ये कहकर साहिल तपक से वहाँ से निकल गया। फिर घर के सभी सदस्य विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए अपने अपने काम पर लग गए। इधर विक्रम की हालत देखने जैसे नहीं थी। वह अपने आप को आज बदकिस्मत समझ रहा था। आज उसे अपने आप पर ग्लानि महसूस हो रही थी। मुंबई शहर। इधर मनीषा गुमसुम से अपने कमरे में बैठी रहती। उसकी यह खामोशी मनीषा के माँ बाप को अच्छी नहीं लगी और उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने मनीषा के सारे दोस्तों को कॉल करके कहा कि मनीषा यहाँ पर आ चुकी है और वो आप सबको बहुत मिस कर रही है, तो आप सब घर पर आ जाओ। ये कहते ही मनीषा के सारे दोस्त खुशी से झूम उठे और तुरंत वो मनीषा के घर के लिए रवाना हुए। मनीषा उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो अपने बीते हुए पास्ट के बारे में सोच रही थी कि अचानक से उसके कमरे को नॉक करने की आवाज़ से वो अपने पास से प्रेजेंट में लौट आती है और उठकर दरवाज़ा खोलती है तो वह देखकर अचंभित रहेगी। उसके सारे दोस्त आकर हाय स्वीटी करके उसे गले गले लगे। मनीषा तो देखती रहेगी, इन्हें किसने बताया कि मैं आई हूँ करके। फिर सभी मनीषा से गप्पे लड़ने लग गए। फिर मनीषा की एक सहेली कहने लगी, मनीषा छोड़ ना यार, तू क्या एक घाघरा चोली पहन रखी है, तू अब तेरे मायके में है, ससुराल में नहीं। तू चाहे यहाँ पर कुछ भी पहन सकती है, तो तू फटाफट इन लहंगे चोली को उतार कर अपने पहले वाले फन के लुक में आ जा। फिर चल हम 2 टीम बनाकर फुटबॉल कंपटीशन करते हैं, देखते हैं तुझमें पहले वाला दम है या नहीं। तो इस पर मनीषा भी शरारत भरे लहजे में बोली, ये दम की बच्ची, मैं अभी भी वह पहली वाली मनीषा ही हूँ और आज भी तू मेरे से हार जाएगी, देखना। फिर सभी फुटबॉल खेलने के लिए चले गए। पुलिस चौकी। साहिल को रंजना को ऐसे कस्टडी में रखकर बहुत दुख हो रहा था। रंजना को ऐसे सामने देखकर साहिल को उससे दूर रहा नहीं जाता, पर मजबूरी में उसे अपने जज्बात पर काबू करना पड़ता। साहिल मनीषा को जब तक रिहा नहीं कर सकता था, जब तक बड़े हुक्म से अपने केस वापस नहीं लेते। और साहिल यह भी जानता था, जब तक रंजना सच नहीं बताएगी और अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी, तब तक बड़े हुक्म से अपना केस वापस नहीं लेंगे। साहिल रंजना को कितनी बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रंजना उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। ऐसा नहीं था कि रंजना साहिल से प्यार नहीं करती थी, रंजना भी साहिल से बहुत प्यार करती थी, पर वह अपना प्यार अब साहिल के आगे जाहिर करना नहीं चाहती थी। साहिल के छोटे से चोट पर भी उसकी आह निकल जाती थी। साहिल भी ये बात अच्छे से जानता था कि रंजना उससे बहुत प्यार करती है, पर वह जाहिर नहीं करना चाहती। उसे शायद लगता था कि रंजना को थोड़ा वक्त देना बेहतर रहेगा, ताकि वह सही गलत को समझ सके और सच को अपनाकर अपने आप को सुधार ले। इधर विक्रम रोज साहिल से मनीषा के शहर और घर का एड्रेस पूछने आता, पर साहिल उसे मनीषा का घर का एड्रेस और पता बताने से इनकार करता। क्या होगा आगे, कैसे ढूंढ पाएगा विक्रम मनीषा का एड्रेस जानने के लिए? इस कहानी का पार्ट 16 देख लीजिए। धन्यवाद।